हम देखने वाले हैं भारत में कृषि एवं पशुपालन, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी एसआई की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी एसआई हो गई, बिहार एसआई होगी, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए समझते हैं कि भारत में कृषि एवं पशुपालन क्या होता है। तो देखिए, कृषि जो है हमारा, वो राज्य सूची का विषय है। जैसा कि आप लोग को पता है कि संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची। राज्य सूची के विषयों पर राज्य इस पे कानून बनाते हैं, जबकि संघ सूची के विषयों पर इस पे कौन सा, वो हमारा संघ यानी कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाते हैं। तो ध्यान देखिए, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि अगर मानसून ठीक रहता है तो भारत की फसलों का उत्पादन ठीक होता है। अगर मानसून ठीक नहीं होता है तो फिर भारत की फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि भारत की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो वो भारतीय कृषि को कहा जाता है। अब ऐसा समझिए, अगर मानसून आता है हमारे यहाँ, मानसून भारत में मुख्य रूप से 1 जून को आता है, लेकिन अगर भारत के किसी क्षेत्र की बात करें, मानसून कब आता है, वो हमारे जुलाई में ही आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। लेकिन अगर भारत में मानसून अच्छे ढंग से आती है, अच्छे बारिश करा के जाती है, तो यहाँ की फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता है। अगर फसलें का उत्पादन अत्यधिक हुआ तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है, जिससे भारत की भी जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। पर यहीं अगर मानसून लेट आती है, मानसून में बारिश बहुत कम होती है, तो भारतीय किसानों को आय में बहुत ज़्यादा घाटा होता है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ठीक, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला हमारा देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला हमारा है, भारत में ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए इस पे निर्भर होता है। ठीक है, कृषि पर निर्भर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर हमें कोई देता है तो वो हमारा कृषि का क्षेत्र ही देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ, जबकि भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। आप लोग ऐसे कई होंगे जिसे चावल खाना पसंद होंगे, लेकिन अगर विश्व की देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फसल है वो गेहूँ है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फसल है वो है चावल। ये दोनों वीवीआई हो जाते हैं आपके लिए वनडे एग्जाम की परसेप्शन से। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो अगला हमारा है क्या, तो है मौसम के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आखिर कितने प्रकार के फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो भारतीय फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रबी फसल। आखिर रबी फसल क्या होता है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। रबी फसल होता है क्या, देखिए, वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए, वो रबी फसल है। यानी कि हम इससे ठंड के मौसम में इसे हम बोते हैं और गर्मी आते इसे ही हम काट लेते हैं। यह हमारा क्या कहलाता है, रबी फसल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण कौन है इसके, प्रमुख उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इससे एग्जाम्पल हो गए हमारे गेहूँ, सरसों, आलू, चना, मटर, ईटीसी। देखिए, ये सभी क्या होता है कि हम लोग ठंड के आते ही इसे हम बो देते हैं, या इसे हम उगाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप किसान घर से होंगे तो आप इसे समझ चुके होंगे। लेकिन अगर इसे गर्मी आते ही इसे हम काट लेते हैं। अगला है हमारा खरीफ फसल। ये खरीफ फसल क्या होता है कि वैसा फसल जो जून जुलाई में बोया जाए एवं सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाए, वो क्या कहलाता है, वो खरीफ फसल कहलाता है। ठीक है, वो खरीफ फसल कहलाता है। यानी खरीफ फसल में बेसिकली हम गर्मी के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी के टाइम की बात करें, जैसे कि धान, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये सभी गर्मी के मौसम में हमें उसे उगाया जाता है। अगला इसका हम देखते हैं, जायद फसल क्या होता है। देखिए, जायद फसल होता है कि वैसी फसल जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में बोया जाए, उसे हम जायद फसल कहा जाता है, और इसी के बीच में उसे काट भी लिया जाता है, उसे हम जायद फसल कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, जो वैसा फसल जो अप्रैल मई में बोया जाए एवं मई जून में काट लिया जाए, यानी कि शॉर्ट टाइम, जिससे खरीफ फसल और रबी फसल के बीच की जो भी हमारी 2-3 महीने की अवधि बचती है, उनमें बोकर उसे काट लिया जाए, जायद फसल कहलाता है। जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, इसमें प्रमुख रूप से ना सब्जियां आती है।
सब्जियों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो भी उत्पादन थे वह बहुत ज़्यादा खाद्यान्न के लिए हम कृषि पर निर्भर थे, लेकिन 1966-77 में इसकी भारत में हरित क्रांति आई। फिर भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता आ गई। वर्तमान समय में भारत गेहूं व चावल के उत्पादन में पूरे विश्व का दूसरा स्थान पर है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद भारत के खाद्यान्न दूसरे देशों पर भी निर्भर रहते थे कि भारत को अगर फसलें नहीं होती थी अच्छा तो दूसरे देशों से मंगा के खाते थे। लेकिन भारत सरकार की पहल से, भारत के वैज्ञानिकों की पहल से एक हरित क्रांति भारत में लाया गया, जिसके बाद भारत में फसलों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा, अत्यधिक तेज़ी से होने लगा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। जिसके बाद भारत की खाद्यान्न पर भी आत्मनिर्भरता आ गई। वह न केवल भारत अब खुद अपना पेट भर सकता है, बल्कि दूसरे देशों को भी वह पेट भरने के लिए सक्षम हो चुका है। और इसका हमें कहाँ से मिला? ये मिला हमें हरित क्रांति से, ठीक है, जो कि 1966-67 में इसे लाया गया था। अब समझते हैं हम हरित क्रांति क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसे हम HYPV भी कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि अलग अलग वैरायटी के हाई यील्ड, मतलब जो भी हम जिन लैब में बनाते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो इसका हम देखते हैं कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो किया गया था विलियम गॉड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में, कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो था विलियम गॉड ने। और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। वहीं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है एम स्वामीनाथन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपसे ये पूछा जा सकता है। और हाल ही में इसे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और कौन सा अवार्ड है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक चलते हैं तो देखिए, एक इस डॉक्टर बोरलॉग जो थे, हमारे डॉक्टर बोरलॉग नॉर्मन जो थे, उसके नाम पर हमें कृषि में एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम बोरलॉग पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार। और हरित क्रांति के अंतर्गत ही उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का गठन किया गया था 1960 में। और हरित क्रांति का जनक केंद्र यही कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत को 1960 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलते रहे।